सो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है वो है कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम। क्या पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम, आज का है कंपाउंड, और मैं बोलूँ तो इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल पेंडुलम। तो थोड़ा सा पिछला क्लास का एक हल्का सा रिवीजन देखते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग पेंडुलम पढ़ा था हमने, जो कि सिंपल पेंडुलम था, उसका टाइम पीरियड था t = 2 पाई √L/g इफेक्टिव। अब सबको पता चल गया होगा L मतलब होता है लेंथ और G इफेक्टिव क्या होता है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। मतलब अगर जो नॉर्मल अगर कोई बॉडी फॉलिंग है तो G होगा, लेकिन मान लो अगर लिफ्ट ऊपर A से जा रहा है फिर G है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, G+A या G-A, ये वाला सिचुएशन होगा। मतलब G इफेक्टिव द ग्रेविटेशनल फोर्स और द एक्सेलरेशन टेकन इनटू अकाउंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रेम। तो कंपाउंड या फिजिकल पेंडुलम में देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस आता है। क्लियर है, क्या कंडीशन आता है। तो मान लो एक रैंडम बॉडी है, कंपाउंड पेंडुलम है। मान लो मैंने बोला इसका ये जो है ये सेंटर C है, ये सेंटर C है और यहाँ पे ये हिंज है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब ये पेंडुलम रोटेट हुआ तो पहले तो ऐसा था, अब रोटेट हुआ तो क्या होगा, ये जो है ये शिफ्ट कर जाएगा ऐसे। ये पूरा रोटेट कर रहा है तो मैं ऐसा तो बता नहीं सकता हूँ, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखो ये जो रेड वाला है, मान लो रोटेट करके कुछ ये ऐसा हो गया, ये रोटेट करके, समझा बात। तो इसका मतलब क्या है, पहले सेंटर ये था, अब सेंटर क्या हुआ होगा, जब रोटेट किया होगा तो सेंटर यहाँ पे चला गया होगा C। सोचो, माइंड में सोचो, सेंटर यहाँ था, सेंटर अब रोटेट होकर C, मतलब यहाँ पे अब mg लग रहा होगा। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बना होगा ये वाला, ये होगा क्या, ये थीटा है, तो ये थीटा है, और ये होगा L, जो लेंथ था वो तो L ही रहेगा। ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं बोलूँ तो जो टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है इसमें तो लगेगा टॉर्क। इसमें क्या फोर्स किस फॉर्म में लगेगा, टॉर्क के फॉर्म में लगेगा, क्योंकि रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हमने देखा था कि फोर्स जो चीज़ घुमा रहा हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ घुमा रहा हो, घुमाने में मैं क्यों इतना इफेक्ट डाल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ आपको समझ में आए। जो चीज़ घुमा रहा हो वो क्या होगा, टॉर्क होगा वो चीज़। तो हियर ऑल्सो राइट, दिस इज द टॉर्क ओवर हियर फॉर दिस, सो टॉर्क होगा ये। तो टॉर्क जो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क होता है उसका वैल्यू होता है mg/L sin थीटा, mg/L sin थीटा, और इसी का वैल्यू टॉर्क बराबर I अल्फा हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे I ऑफ हिंज इंटू अल्फा हो जाएगा। क्लियर है बात, I ऑफ हिंज इंटू अल्फा, तो ये होगा I इंटू अल्फा, ये तो पहले वाले से पता है। अब एक चीज़ देखो, जो अल्फा होगा यहाँ पे, जो अल्फा होगा यहाँ पे, तो अल्फा होगा अल्फा = mg/L sin थीटा बाई h हो जाएगा, बाई I ऑफ हिंज। और अल्फा का वैल्यू तो मुझे पता है क्या, -d2 थीटा, मतलब d2x/dt²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d2 थीटा बाई dt²। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो मेरे पास कंपाउंड पेंडुलम के लिए एक आ गया क्या, कि ये हो जाएगा d2 थीटा बाई dt² = -mg/L sin थीटा बाई IH। ये हमें याद रखना है अगर कंपाउंड पेंडुलम का क्वेश्चन आएगा तो, d2L/dt² = -mg/L sin थीटा बाई IH। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इस केस में जो टाइम पीरियड होता है कंपाउंड पेंडुलम में, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t = 2 पाई √I ऑफ हिंज बाई mg/L। यह चीज़ ध्यान रखना है, जो टाइम पीरियड होगा वो होगा t = 2 पाई √IH बाई mgh। और जो ओमेगा का वैल्यू होता है इसमें, जो 2 पाई बाई ओमेगा यूज़ करते हो, ओमेगा फ्रिक्वेंसी का वैल्यू होता है वो होता है √mg/L बाई IH। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखने ही है, ओमेगा = mg/L बाई IH। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है कि क्या हमेशा हिंज के अबाउट नहीं, अगर हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी। अगला पेंडुलम जो हम स्टडी करेंगे वो है टॉरिजनल पेंडुलम, दैट इज
टॉरिजनल पेंडुलम, टॉरिजनल पेंडुलम में क्या होगा? सिंपल सा बात है, बात से क्लियर है। टॉरिजन करेगा वो चीज, टॉरिजन होगा वहां पे। मतलब ध्यान से समझो, ये जो है मान लो इस रूफ टॉप से आई हैव अ पेंडुलम अटैच्ड ओवर हियर, इट मीन्स टॉरिजन होगा यहाँ पे। मतलब जो टाउ होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, दैट इज या तो टॉरिजन है इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। अब इसका मतलब क्या होगा? ये जो वैल्यू है ये होता है टॉरिजन, ये जो है टॉरिजन कांस्टेंट होगा ऑफ वायर या थ्रेड जिससे है पेंडुलम, दैट इज टॉरिजनल कांस्टेंट। और ये थीटा जो है वो होगा एंगल ऑफ टॉरिजन, थीटा होगा एंगल ऑफ टॉरिजन। क्लियर? थीटा होगा एंगल ऑफ टॉरिजन यहाँ पे। अब इस चीज से मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो, मुझे पता है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। अब तो मतलब अगर मैं आई अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? माइनस सी थीटा अगर लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई आई इंटू थीटा, माइनस सी बाई आई इंटू थीटा। और माइनस सी बाई आई को ही हम बोलते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर टू थीटा। इट मीन्स यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से पता चला कि जो माइनस सी बाई आई है वही है, उसका वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ मैं, अगर केस किसका है? अगर केस टॉरिजनल पेंडुलम का है तो लिख सकता हूँ, और बाकी दूसरा केस होगा तो दूसरा रिलेशंस यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बस ये लास्ट टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ पेंडुलम। अब देखो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग इज सुपरपोजिशन ऑफ पेंडुलम, देखो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, मान लो ये बॉक्स है, राइट? ये बॉक्स है, मुझे इस बॉक्स के ही हिसाब से एक और बॉक्स में, सिमिलर बॉक्स इसके ऊपर अगर मैं रख दूंगा ऐसे उठा के, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे उठा के ऐसे, तो क्या पता चल रहा है इस पे दो बॉक्स है? नहीं, क्योंकि ये सुपर इम्पोज्ड है, बिल्कुल रेप्लिका है उसका, ये सुपर इम्पोज्ड है। समझ में बात? तो मतलब एक के ऊपर एक, तो सुपर इम्पोज्ड है। तो इसमें अगर SHM में बोलूँ, टू SHM इन सेम डायरेक्शन एंड हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, पहला केस अगर हम लेंगे तो मैं बोलूँगा अगर दो SHM है, टू SHM इन सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो क्या होगा? तो ध्यान से समझो, एक SHM मान लो मेरे पास है x1 बराबर a साइन ओमेगा टी, और एक SHM है मेरे पास x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर मैं इसको देखूं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है मुझे कि x बराबर x1 प्लस x2 होगा, x बराबर x1 प्लस x2 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a1 साइन, ये a1 है, ये a2 है, साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस 5। अब ध्यान से समझना बात क्या होगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा, ध्यान से समझ, यहाँ से पूरा मैथ्स है। x को अगर मैं अज्यूम करता हूँ a साइन ओमेगा टी प्लस
क्या अज्यूम करूँगा मैं? थीटा अज्यूम कर लेता हूँ, थीटा। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्या? यहाँ से आ जाएगा मेरे पास A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब सबको पता होगा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है। और मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल्स में, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होता ही है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वैल्यू को, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए साइन ए प्लस बी, मतलब ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी, A2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा A2 कॉस ए साइन बी। अब एक गलती क्या करेंगे लोग, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, नहीं ये नहीं करना है, ये A बाहर है, A बाहर है और A2 भी बाहर है, पूरे में मल्टीप्लाई होगा ये, मतलब A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। पूरा मैथ्स है, घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्यों है, पूरा मैथ्स ही है। अब ये जो टर्म है, ध्यान समझना बात, ये जो टर्म है, ये टर्म कब ट्रू होगा? तो ये एक ऐसा लेट t इज इक्वल टू 0 जब होगा तो ओमेगा टी का वैल्यू π/2 होगा। इस टाइम पे ये हमेशा वैल्यू ट्रू रहेगा, ओमेगा टी जब 90 होगा। इसका मतलब इस टाइम पे अगर t इज इक्वल टू 0 कर दूं मैं, तो ये आएगा a साइन फाई इज इक्वल्स टू A2 साइन A साइन थीटा, A साइन थीटा इज इक्वल्स टू A2 साइन फाई। क्यों? क्योंकि कंपेयर कर लो इसको, अगर मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग एंड इक्वेट करूंगा कोफिशिएंट को, तो ये आएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग, कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, तो आएगा ये। क्लियर है? और वैसे ही अगर मैं दूसरा को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास मिलेगा A कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई, सॉरी यहाँ पे ये थीटा है, A1 A कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता चल गया कि अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना मुझे A, उसका वैल्यू आएगा अंडर रूट A2 साइन फाई का स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर। कुछ समझ में आया यहाँ से बात? यहाँ से बात ये है कि एक अगर मुझे कभी भी वैल्यू निकालना है तो मेरे पास आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ये वैल्यू लगेगा कभी भी मुझे फाइंड करना है अगर एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHM का। क्लियर है? और अगर मुझे 2 SHM है उसका tan थीटा फाइंड करना है तो उसका वैल्यू होता है tan फाई इज इक्वल्स टू A2 साइन ऑफ थीटा बाई A1 प्लस A2 कॉस थीटा। ये होता है वैल्यू। क्लियर है? लेकिन ये किस केस में है? ये इस केस में है जब 2 SHM सेम डायरेक्शन में है और सेम फ्रीक्वेंसी के पास है। इट मीन्स व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी, तब ये सुपरपोजिशन काम करेगा। क्लियर है?
अब जो अगला हेडिंग है वो है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेज के डायग्राम्स हम कैसे क्रिएट करते हैं। फेजर डायग्राम, फेज वाले डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जब किस केस में, जब सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम डायरेक्शन में, SF और FD, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में, तो कैसे होगा। तो मैंने क्या बोला था, x1 का जो वैल्यू था वो था A1 साइन ओमेगा टी प्लस 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 0 था क्योंकि कुछ नहीं था यहाँ पे, और x2 मैंने बोला था x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बोला था मैंने। अब फेस का डायग्राम ध्यान से समझना मैं बात। फेस डायग्राम बहुत इजी होता है। मान लो एक एम्पलीट्यूड है तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे, तुमने बोला कि ये है मेरा A1, ये एम्पलीट्यूड है A1, और तुमने बोला कि इसका जो रिजल्टेंट है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, तुमने बोला कि रिजल्टेंट मेरा है, दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ ऐसा आएगा, ये आएगा A। तो मैं बोलूँगा कि A2 क्या होगा, A2 ऐसा होगा, दिस इज A2। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो समवेयर ओवर हियर यहाँ पे आएगा, और ये आएगा ऐसे। क्लियर है। ये जो एंगल बनेगा, ये होगा थीटा, जो एक्स वाला नॉर्मल टर्म है। ये जो एंगल बनेगा इन दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में, ये होगा फाई। क्लियर है। और अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा, क्या होगा, A1 A2 प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, मतलब A2 कॉस थीटा, ये होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर क्लियर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन से देखते हैं तो क्लियर होगा ज़्यादातर। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है x1 इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी, और एक क्वेश्चन है मेरे पास x2 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इसका फेजर डायग्राम बनाना है मुझे। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, ध्यान से समझना। ऊपर वाले से कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो बिल्कुल छोड़ दो उसको, बिल्कुल ही छोड़ दो, ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो। A1 A2, A1 क्या है मेरे पास, A1 है 3 बना लूँगा मैं शांति से क्योंकि पॉजिटिव थी ना। A2 क्या है, A2 है मेरे पास 4, A2 बना लूँगा मैं ये 4। क्लियर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सबको पता है, वेक्टर से इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर, और मैंने बोला था ये होगा क्या, थीटा, और ये होता है फाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, पाई बाई 2। अब जो ये होगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू सबको पता है, अभी मैंने बताया था, A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई बाई 2। यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, 9 प्लस 16 प्लस 2 3 6 4 24, कॉस 90 आ जाएगा, √25 5 होता है 5। ये समझ में आया। दूसरा, अगर tan निकालना है मुझे, फाई का वैल्यू निकालना है बेसिकली, तो क्या मैंने बोला था tan फाई होता है A साइन थीटा, मतलब 4 साइन थीटा बाई 3 प्लस 4 कॉस थीटा, ये वैल्यू होगा tan का। क्लियर है। ऊपर से कन्फ्यूज़न हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दो, इस पे ध्यान दो, बस ऐसा ही क्वेश्चंस नॉर्मल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एम्पलीट्यूड पता है, उसके थ्रू A1 बनाया A2 बनाया, और इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ से पाई बाई 2 था, कैलकुलेट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है सुपरपोजिशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर SHM जिसका सेम फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हेडिंग है सुपरपोजिशन ऑफ 2 perpendicular SHM having same frequency, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो मान लो मेरे पास एक
इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह है। इस केस में परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर बोला तो मतलब थीटा या तो 0 हो जाए, या तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई हो जाए, या तो थीटा का वैल्यू हो जाए पाई बाई 2। तभी ना जब थीटा 0 होगा, थीटा पाई होगा और थीटा पाई बाई 2 होगा, तो मैं बोलूँगा ये परपेंडिकुलर है। इन तीनों वैल्यू को जब मैं डालूंगा तो मेरे पास तो सिंपल सा ये बात आएगा कि मेरे पास आएगा y इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये आएगा मेरे पास। इस केस में हमेशा याद रखना कि जो एम्पलीट्यूड होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। याद रखना, दिस इज फॉर द केस ऑफ टू परपेंडिकुलर SHM but having same frequency. For the case of two perpendicular SHM but having same frequency. क्लियर है? अब कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फॉर पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है, सबने देखा होगा पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जहां पर टाइम जो है मेजर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। क्यों? याद है ना, टन मतलब जितने भी आवर्स होते हैं वो टाइम मेजर करता है। इट मीन्स टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। टाइम इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ पेंडुलम। क्लियर है? नाउ अब इसका इफेक्ट क्या होता है? द मेन टॉपिक ओवर हियर इज इफेक्ट ऑफ increase of time period on clock. Time period on first point is if the time period of pendulum increases, हमेशा याद रखना ये पॉइंट, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा it means that the clock is showing lesser time. Clock is showing lesser time. It means that the clock is slow. टाइम पीरियड अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो क्लॉक कम टाइम दिखा रहा है, मतलब क्लॉक स्लो है, मतलब एक्चुअल टाइम पास कर जाता है। ठीक है। दूसरा केस है जब टाइम पीरियड कम दिखाएगा, दैट इज clock is showing more time. That means the clock is fast. Clock क्या है? Clock fast है, अगर ऐसा कुछ केस हो तो SHM यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब अगले क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। SHM में हमने सब पढ़ लिया, और अब आज जो हमने पढ़ा है उस पर सुपर पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर पोजिशन पर बिल्कुल ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो फर्दर आगे देखेंगे। थैंक यू।